बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी 6th क्लास ऑफ प्रीमियम फोकस लेक्चर सीरीज। एमएफए में अब तक हम इक्विटी वैल्यूएशन को देख चुके हैं। हमने ये देखा है कि सर जब कंपनी की इक्विटी की यानी शेयर्स की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो आपने उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और डिविडेंड्स के बारे में हमने ये देखा था कि डिविडेंड्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अगर एक कंपनी अपना इंटायर प्रॉफिट उठा के डिविडेंड के तौर पर बांट देती है तो उसका डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा। और सर आप उसकी डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं सिंपली उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके, परपेचुइटी अज्यूम करके। फिर हमने ये पढ़ा था कि सर बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज अपना सारा प्रॉफिट बांटती नहीं है, कुछ पोर्शन बांटती हैं, कुछ रिटेन करती हैं, उनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है। तो सर ऐसी कंपनीज के डिविडेंड ग्रो करते हैं क्योंकि वो बांटते नहीं 100% प्रॉफिट। तो हर दफा जब वो बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनके पास पिछले साल से ज्यादा नेट एसेट्स होते हैं और पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और वो पिछले साल से ज्यादा डिविडेंड देते हैं। तो सर उनकी डिविडेंड में ग्रोथ नजर आ रही होती है। और सर अगर हम अज्यूम करें कि ग्रोथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ग्रोथ को रख के सामने एन्युटी अगर एक कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रही हो तो हम फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फंक्शन से उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि सर अगर एक कंपनी जो नहीं हो, बाज़ औक़ात सर वो शुरू में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही होती है तो उसका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो ग्रोथ रेट सस्टेनेबल लेवल पे आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं। तो ऐसी कंपनी की मार्केट वैल्यू हमने निकालना सीखी थी कि उसके डिविडेंड्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज में आएंगे और वो जो स्टेबल ग्रोथ फेज में आएंगे। तो जो स्टेबल वाले हैं उनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर हमने ग्रोथ वालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड करके कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल ली, शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाल ली। अब तक हमने इक्विटी से रिलेटेड तीनों मॉडल्स देख लिए। अब हम मूव करने जा रहे हैं सर डेट की तरफ। आज और आगे कुछ क्लासेस में हमने डेट और अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखने। अगर मैं इनको लिस्ट डाउन करूं तो सर मेरे पास डेट एंड अदर सोर्सेज में सर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। सर मेरे पास कमर्शियल डेट है, मेरे पास सर बैंक सिक्स से लोन है, मेरे पास सर और भी बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके मैं सबके नाम लिखता हूँ सर। मेरे पास एक तो ट्रेडेड डेट है। ट्रेडेड डेट का मतलब कोई डिवेंचर इशू कर दिया मैंने, कोई से मिसाल के तौर पर टीएफसी इशू कर दिया, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यानी मैं अवाम को पैसे दूं, अवाम से पैसे लूं, उनको मैं सर्टिफिकेट्स दे दूं और कहूं कुछ टाइम तक सूद लेते रहो, फिर जब टाइम पूरा हो जाए 5 साल 6 साल हो जाए तो अपने पैसे आके वापस ले लेना। और ये सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड भी होती हो, इसको हमने डिटेल में देखना है, सिर्फ आपने नाम लिखने। ट्रेडेड डेट है सर हमारे पास। फिर हमारे पास सर बैंक लोन्स है। फिर हमारे पास सर प्रेफरेंस शेयर्स है। और फिर हमारे पास सर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैं, तो मैं इनको नाम दे रहा हूं कन्वर्टेबल्स। ये चार चीजें हैं सर जो आपने अभी एक एक करके देखनी है और डिटेल में देखनी है, डिटेल में आपने देखनी है सर। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने इन डिटेल देखनी है। ठीक है जी, हमने देखना है कि जी इन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में मार्केट वैल्यू कैसे निकलनी है और रेट कैसे निकलना है, मार्केट वैल्यू कैसे निकलनी है और रेट कैसे निकलना है। सर इसको क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि हमने इवेंचुअली वैक मालूम करना है। आपने इक्विटी देख लिया, अब आपने ये चार चीजें लगातार देखनी है। ठीक है जी, हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडेड डेट को। ठीक है जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम ट्रेडेड डेट को डिस्कस करते हैं सर। चले जी सर, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। ट्रेडेड डेट को हम देखना शुरू करते हैं। ट्रेडेड डेट का मतलब क्या है सर? देखिए, कंपनी को हर वक्त फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर उसको एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, नए वेंचर्स में जाना है, ठीक है जी, नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, नई लाइंस ऑफ बिजनेस में जाना है, तो उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब ये पैसे सर वो शेयर इशू करके भी हासिल कर सकता है और डिबेंचर इशू करके भी हासिल कर सकता है। डिबेंचर का मतलब क्या है? कंपनी एक 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 डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है जी, कंपनी वो डॉक्यूमेंट बनाएगी, उस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि इस डॉक्यूमेंट का जो भी होल्डर है, जिसके पास भी डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास भी होगा, कंपनी उसको सालाना 10% का सूद पे करेगी। इस पर्टिकुलर बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपए, मिसाल दे रहा हूं जी, एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। कंपनी कह रही जिसके पास ये होगा मैं उसको कूपन रेट, कूपन COUPON, कूपन रेट मैं उसको पे करूंगा 10%। इसका मतलब कंपनी ये चाह रही है
कि जो भी कंपनी से ये बॉन्ड खरीदेगा कंपनी उसको 10% का सूद देगी, ठीक है जी। और कंपनी लगातार ये 10% का सूद 5 साल तक देती रहेगी और 5 साल बाद सर रिडम्पशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिडम्पशन हो जाएगी। रिडम्पशन का मतलब आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा 100 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा, मिस्टर ए, मिसाल दे रहा हूं, एक इन्वेस्टर है, ये आके पैसा देके ये बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब बताएं मिस्टर ए को हर साल कितना सूद मिलेगा? सर 100 रुपए में 10%, 10%, 10%, 10%, 10% और आखिर में आके 100 रुपए वापस। तो अगर मिस्टर ए सोचें कि आज मेरी जेब से जा क्या रहा है, मिस्टर ए कहेगा जी आज मेरी जेब से सर 100 रुपए जा रहे हैं। और मिस्टर ए सोचेगा जी आइंदा आने वाले दिनों में, 5 सालों में 1, 2, 3, 4 और आइंदा आने वाले 5 सालों में मुझे सर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और मेरा अपना प्रिंसिपल वापस मिलेगा। ये कौन सोच रहा है? ये इन्वेस्टर सोच रहा है कि आज मैं 100 रुपए दूंगा तो मुझे हर 5 सालों में हर साल 10-10 रुपए का अमाउंट मिलेगा और 100 रुपए सर मुझे मिल जाएंगे एंड पे आके। डन। अब बताएं, इस इन्वेस्टर ने सोचा, इस बंदे ने सोचा, मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं? इन्वेस्टर, दूसरे अल्फाजों में डेट होल्डर। डेट होल्डर, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम डेट कहते हैं, ये होल्ड करेगा कौन? ये बंदा, और पैसे दे देगा कंपनी को। तो डेट होल्डर अगर आज 100 रुपए इन्वेस्ट करता है तो डेट होल्डर विल गेट 10, 10, 10, 10 एंड 10 एंड इवेंचुअली विल गेट हिज 100 रुपीज बैक, ठीक है जी। ये डेट होल्डर मार्केट में आज सोचता है कि यार अगर मैं बॉन्ड ना खरीदूं और मैं पैसा मार्केट में लगा दूं सूद पे, तो मुझे क्या रेट मिलेगा? ये जाता है मार्केट और देखता है कि जी मैं अगर इस जैसा कोई और बॉन्ड खरीद लूं या मैं पैसा किसी बैंक में रख दूं तो मुझे सूद किस रेट से मिलेगा। तो इस बंदे को पता चलता है जी कि मार्केट में सूद का रेट चल रहा है 10%। तो इस बंदे ने कहा अच्छा सूद का रेट 10% चल रहा है, ये भी तो 10% दे रहा है, तो मैं इधर उधर जाऊं क्यों? मुझे तो जिस रेट पे सूद मिल रहा है मैं उसी रेट पे बॉन्ड ले लेता हूं, मतलब मैं इसी जगह पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं, क्योंकि यही रेट मुझे किस में मिल रहा है? मार्केट में मिल रहा है। याद रखना, अगर मार्केट में रेट 10% चल रहा है, इन्वेस्टर ये नहीं चाह सकता कि मुझे 11% का सूद मिले, और मिलेगा भी नहीं उसको। डेट मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बुराई है कि जो मार्केट रेट होता है वही इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट होता है, इन्वेस्टर उससे ज्यादा कभी भी पैसा हासिल नहीं कर सकता। अब ये बंदा सोच रहा है यार मैं 11% कमा लूं, पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट में जो रेट इस वक्त चल रहा है यही इन्वेस्टर को मिलेगा, इससे ज्यादा रेट नहीं मिलेगा। क्या हमारा बॉन्ड 11% सूद दे सकता है? क्यों दे भाई, जब मार्केट में 10% सूद के ऊपर इन्वेस्टर मौजूद है, डेट होल्डर मौजूद है, वो ले सकता है आपसे, तो व्हाई यू आर ऑफरिंग अ हायर रेट? तो ना कोई हायर रेट ऑफर करता है, ना कोई इन्वेस्टर हायर रेट एक्सपेक्ट करता है कि जी उसको किसी बॉन्ड पे मिलेगा। जो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है वो भी 10% सूद दे रही है, और जो बंदा बॉन्ड ले रहा है वो भी 10% पे राशि है, ठीक है जी। तो बताएं कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट बॉन्ड मार्केट में क्या होगा? हमेशा सर मार्केट रेट, इससे ज्यादा नहीं चाहेगा वो, और चाहेगा भी तो मिलेगा नहीं उसको, ठीक है जी। तो 10% रेट। अब इस इन्वेस्टर को याद आया कि सर अहमद रजा ने यह पढ़ाया था कि किसी भी चीज की फेयर वैल्यू मालूम करनी है तो आप उसके कैश फ्लोज को मार्केट रेट से डिस्काउंट करके देखें और देखें कि सर वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा, इस बंदे ने क्या किया, और सुनना, प्रेजेंट वैल्यू निकाली किसकी? इन कैश फ्लोज की जो एक इन्वेस्टर को मिलेंगे, रिसीव होंगे, ठीक है जी। इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली किस रेट से? 10%। ये 10% क्या है जनाब? मार्केट रेट। क्यों? क्योंकि इसको याद आया कि सर अहमद रजा ने बताया था कि अगर किसी भी एसेट की मिलने वाले कैश फ्लोज की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले मार्केट रेट से तो उसकी फेयर वैल्यू निकल आएगी। अब ये बंदा बॉन्ड खरीदने वाला है, उसने कहा अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे 10, 10, 10, 10 और 10 और एंड में आके 100 रुपए मिलेंगे। ये बंदा इस 10-10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा है, किस रेट से? मार्केट रेट से। अभी निकाले देते हैं सर। सर पहले 10 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय, सर 10 डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4 और इन दोनों को ऐड करके मैं
क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 1.1 रेज़ टू पावर 5। तो अगर मैं एक एक की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, 10 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आता है सर मेरे पास 9.09। धनी जी, अच्छा दूसरा 10, सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 8.264। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 7.513। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 6.83 और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 68.30। अगर आप इन सबको ऐडअप करें ना, इन पांचों को ऐडअप करें, 1 2 3 4 और 5, सर ये एग्जैक्ट बनेंगे 100 रुपए। अब इस इन्वेस्टर ने सोचा कि सर ने कहा था प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, जो वैल्यू आए ये इस बॉन्ड की या किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू होगी, इससे ज्यादा पे एसेट परचेज मत करना। अब बताएं मिस्टर ए कंपनी से ये एसेट या ये बॉन्ड कितने में खरीदेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितने में करेगा? सर 100 रुपए में। वो कह रहा है जी मुझे सिखाया गया है कि कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं मार्केट रेट से निकालूं तो मुझे सर उतने ही पैसे देने चाहिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को खरीदने के लिए। अच्छा मुझे बताएं इसकी फेस वैल्यू भी 100 है, मार्केट वैल्यू भी 100 है, कंपनी भी बोल रही है जी 100 रुपए की वैल्यू है, इन्वेस्टर भी 100 रुपए देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो सूद का रेट ऑफर कर रही है, इन्वेस्टर भी वही रेट चाहता है। तो ये सर 100 रुपए पे ही पॉसिबल है। 10 10 10 10 10 और 100 की प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए बनती है अगर हम उसकी डिस्काउंटिंग 10% पे करें। अगर मार्केट रेट कुछ और होता तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए से डिफरेंट आती। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, क्या डे वन पे इन्वेस्टमेंट की बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 है? यस। क्या डे वन पे मार्केट वैल्यू 100 है? यस। क्या कूपन रेट जो कंपनी ऑफर कर रही है वो 10% है? यस। और क्या इन्वेस्टर जो मांग रहा है वो भी 10% है? यस। अब बताएं इन्वेस्टर ने बॉन्ड खरीद लिया कितने में? 100 रुपए में। एंट्री पास की मिस्टर ए ने, एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डेबिट कितने से? 100 रुपए से। और कैश क्रेडिट कितने से? 100 रुपए से। पक्का? ये इस बंदे ने बॉन्ड खरीद लिया। अब बताएं इसको क्या मिलेगा आगे के सारे सालों में? 10 10 10 10 10 और 10 और एंड में आके 100 रुपए। पक्का? ये हो गया पहला बेसिक सा केस। अब बताएं सर फेस वैल्यू क्या है जी? वो अमाउंट जिसके ऊपर सूद देना है कंपनी ने। कूपन रेट वो रेट जिसपे कंपनी सूद देगी फेस वैल्यू पे लगा के। मार्केट रेट अगर ये इन्वेस्टर ये बॉन्ड ना खरीदता, जनरल मार्केट में जाके बॉन्ड खरीदने की कोशिश करता या किसी बैंक में पैसे प्लेस करता, क्या रेट मिलता? 10%। इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज 100 रुपए। ऐसा? पक्का जी? यहां तक समझ आई केस? सर इसको कॉपी करें, हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, एक साल आगे जाके हम अकाउंटिंग देखते हैं क्या हो रही है। चले जी। अब इस बंदे ने जब बॉन्ड खरीद लिया 100 रुपए का, उसके बाद जब पहले साल का एंड आया तो इस बंदे ने एंट्री पास की ईयर 1 के एंड पे। पहले साल के एंड पे इस बंदे को सूद रिसीव हुआ, कैश डेबिट कितने से जी? 10 रुपए से। और इस बंदे ने सीधा सीधा इंटरेस्ट इनकम क्रिएट कर दी 10 रुपए से। ठीक है। अब ये बंदा बैठ के सोच रहा है कि यार मैं अपने बॉन्ड बेच देता हूं, मुझे कैश की जरूरत है। ठीक है जी। तो ये बंदा मार्केट में देखता है कि मार्केट में सूद का रेट क्या चल रहा है। कब? एट ईयर 1 यानी पहले साल के एंड पे पता चला जी मार्केट में सूद का रेट 8% हो चुका है। कितना? 8% हो चुका है। अब अगर कोई इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लेके जाएगा उसको सिर्फ 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब भाई मिस्टर ए तो सोच रहे हैं भाई हमारे दोबारा नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हमारा बॉन्ड में कितना सूद दे रहा है? 10% का। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 8%। अब मिस्टर ए इस पोजीशन में है कि ये ज्यादा जो है वो पैसे मांगे अपने बॉन्ड के। क्यों भाई? इनकी मुर्गी 10 अंडे देती है। कोई भी इन्वेस्टर आज मार्केट से जाकर मुर्गी खरीदेगा तो 8 अंडे वाली मुर्गी मिलेगी। तो इस 10 अंडे वाली मुर्गी, इस 10% वाले बॉन्ड की क्या मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए? यस सर। अब और सुनिएगा दोस्त। अब मिस्टर ए अपना बॉन्ड मिस्टर बी को बेचना चाह रहे हैं। इस बॉन्ड में 4 साल रह गए,
ट्रेड होने वाली इस बॉन्ड के अंदर। इस बॉन्ड में कितने साल रह गए? 4 साल रह गए। और इस बॉन्ड के कैश फ्लोज क्या होंगे? कैश फ्लोज क्या होंगे इस बॉन्ड के? इस बॉन्ड के जो कैश फ्लोज होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। अब 1 साल गुजर चुका है, तो इस बॉन्ड की लाइफ कितनी रह गई है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी। अब बताएं इसमें कैश फ्लोज कितना रह गया? कैश फ्लोज इस बॉन्ड के, इस बॉन्ड के कैश फ्लोज रह गए जी 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और 110 रुपए। पक्का? अब मिस्टर बी को हम ये कह रहे हैं कि जी ये बॉन्ड हम आपको बेचना चाह रहे हैं मिस्टर बी, लेकिन मार्केट में सूद का रेट चल रहा है 8% और ये बॉन्ड 10% सूद देता है। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है मैं महंगा खरीदने को तैयार हूं, बताओ ये कितना महंगा है? कैसे मालूम करूं इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये 10% का सूद दे रहा है 100 रुपए के ऊपर, और एक इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लेके खड़ा है, उसको सिर्फ 8% सूद मार्केट में मिल सकता है, मार्केट रेट 8% है। तो सर हमने एक चीज सीखी है, आप किसी भी एसेट के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें मार्केट रेट पे प्यारे भाई, तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसकी मार्केट वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। कैसे? हम इसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं 8% पे। तो हम पहले 10 की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 1.1 सॉरी 1.08 सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 1.08 सर 10 डिवाइडेड बाय 1.08 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू पावर 2 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 3 एंड 10 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू द पावर 4। तो सर मेरे पास ये आता है जनाब 9.26। ठीक है जी। दूसरा 10 जो है सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आती है 8.57। सर मेरे पास जो तीसरा 10 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आती है 7.94, और जो मेरे पास 110 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आती है 80.85। तो सर अब अगर मैं 80.85 रखने के बाद इन चारों को ऐड करूं तो दिस शुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड एट year 1, and this appears to be 9.26 plus 8.57 plus 7.94 plus 80.85। ये आता है सर मेरे पास कोई 106.62 ऐसा। अब अगर कोई इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदना चाहता है, आए और पे करे 106 रुपए 62 पैसे। ठीक है जी, 106 रुपए 62 पैसे, तो हम उसको ये बॉन्ड देंगे, क्योंकि आज मार्केट में सूद का रेट 8% है और भाई हमारा बॉन्ड 10% दे रहा है। ठीक है जी। अब बताएं मिस्टर बी ने ये बॉन्ड हमसे खरीद लिया। जब खरीदा तो मिस्टर बी ने इन द बुक्स ऑफ बी हम एंट्री पास कर रहे हैं बी की बुक्स में। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 106.62 और कैश क्रेडिट कितने से? 106.62। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मार्केट में एंटर हुआ, बॉन्ड खरीदा, उस वक्त मार्केट का रेट क्या था? मार्केट का रेट क्या था? 8%। और बी 8% से ज्यादा नहीं कमा सकता, बी 8% से ज्यादा नहीं कमा सकता। बी ने ये बॉन्ड खरीद भी लिया, जो बॉन्ड 10% दे रहा है, इतना महंगा खरीदा कि बी इफेक्टिवली इससे 8% ही कमाएगा। कितना कमाएगा बी? 8% कमाएगा। भले बॉन्ड 10% का सूद दे रहा है 100 रुपए पे, लेकिन ये बॉन्ड मिस्टर बी को 100 रुपए में नहीं पड़ा, बल्कि 106 रुपए 62 पैसे का पड़ा है। ऐसा। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, मिस्टर बी को जो टोटल सूद मिलेगा, जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, वो ओवर द पीरियड कितना मिलेगा? मैं बताऊं, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए, ये हो गए 40 रुपए। लेकिन मिस्टर बी ने जो 106 रुपए पे किए, एंड में 106 नहीं मिलेंगे, मिस्टर बी को एंड में सिर्फ 100 रुपया मिलेगा। तो इसका मतलब है जो 106 रुपए उसने पे किए, एंड में 100 रुपया मिलेगा, तो उसको 6 रुपए 62 पैसे जो उसने इजाफी दिए डे 1 पे मिस्टर ए को, वो लूज हो जाएंगे, खत्म। तो इसका मतलब है सर 6 रुपए 62 पैसे प्रीमियम पे किया इसने, प्रीमियम पेड। अब बताएं सर क्या बचता है? इसकी इफेक्टिव अर्निंग्स कितनी है जी? 40 माइनस 6.62
62। ये बंदा कहेगा जी मैंने ओवर द पीरियड सिर्फ 33 रुपीज 38 पैसे की इनकम कमाई, 38 पैसे की इनकम कमाई। टोटल इनकम बाय मिस्टर बी। क्या मैं कह सकता हूं कि मिस्टर बी 10% कमाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर बी ने बॉन्ड इतना महंगा खरीदा कि सर 6 रुपए 62 पैसे उसने ज्यादा पे किए, एंड में आगे उसको 100 रुपए मिलेंगे जबकि उसने बॉन्ड खरीदा 106 रुपए का, तो 6 रुपए तो लूज हो गए, 6 रुपए 60 पैसे लूज हो गए, 6 रुपए 62 पैसे लूज हो गए, 40 मिले तो सही। इसका मतलब इफेक्टिवली मिस्टर बी 33.38% कमा रहा है। बताओ अगर मैं परसेंटेज में पूछूं मिस्टर बी कितने परसेंट कमाएगा इस बॉन्ड को खरीदने के बाद भी? 8%। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? 8%। मैंने आपको कहा भी कि एक इन्वेस्टर जो बॉन्ड मार्केट में आता है, जो रेट मार्केट में चल रहा होता है उससे ज्यादा उसका अब्बा भी नहीं कमा सकता। अब एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। मिस्टर बी सोच रहा है कि मैं 8% कमाता हूं या नहीं, तो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन टेबल। हियर ओपनिंग बैलेंस, मिस्टर बी की कमाई इंटरेस्ट, मिस्टर बी को कितना पैसा मिल रहा है कैश, और क्लोजिंग बैलेंस। मिस्टर बी ने कहा जी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, आज मेरे लिए पहला साल है सर, पैसा इन्वेस्ट किया मैंने 106.62, मैं 8% पे कमाने आया हूं, तो बताएं 106.62 पे 8% कितना होता है? ये होता है जी कितना जी 8.53। लेकिन मिस्टर ए को 10 रुपए का सूद मिलेगा, 10 रुपए कैश में मिलेंगे। अब मिस्टर ए सोच रहा है भाई मेरी कमाई तो 8.53 है, अब जो मुझे 10 मिल रहा है इसका मतलब है मुझे मेरी औकात से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इससे मेरी इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। अब बताएं मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मिस्टर बी सोच रहा है कि 106.62 मेरा इन्वेस्टमेंट था, 8.53 मैंने सूद की कमाई की, 10 रुपए वापस मिल गए, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 105.15। ऐसा। अब सर सेकंड ईयर आया, 105.15 पे सर सूद आया 8% का, जो मिस्टर बी समझते हैं कि वो कमा रहे हैं 8.412। मिस्टर बी को मिले 10 रुपए, ठीक है जी, प्लस 105.15, ठीक है जी, माइनस 10, ये होता है सर मेरे पास 103.56 562। सर तीसरे साल में 103.562 मल्टीप्लाई बाय 8%, ये आता है जी 8.28। 10 रुपए का सूद मिला सर इसको, तो सर ये बच गया जनाब 101.84। अब बताएं आखिरी साल 101.84 पे सर 8% का सूद, ये बनता है जी 8.1510। ये आ जाता है जी हमारे पास एंड में 100 रुपए। अब इसको एंड में 100 रुपए मिल जाएंगे। अब बताओ सर 106 रुपए का बॉन्ड खरीदने पर मिस्टर बी ने इफेक्टिवली कितना पैसे परसेंट कमाया? 8%। ठीक है जी। अब बताएं सर, अब अगले साल अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को बॉन्ड बेचेंगे और मार्केट में रेट 7% चल रहा होगा, तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से निकालते जाएं और मार्केट वैल्यू निकालते जाएं। जो भी इन्वेस्टर उस बॉन्ड को खरीदेगा उस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा होगा उससे ज्यादा इन्वेस्टर का अब्बा भी नहीं कमाएगा। बताओ मिस्टर ए अगर ये बॉन्ड अपने पास रखते कितने परसेंट के रिटर्न कमाते? 10%, क्योंकि वो जब घुसे थे मार्केट में उस वक्त मार्केट रेट 10% था। मिस्टर बी जब मार्केट में घुसे उस वक्त 8% रेट है। वो बॉन्ड जो 10% लग रहा था मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने महंगा करके बेचा मिस्टर बी को। महंगा खरीदने की वजह से मिस्टर बी का इफेक्टिव रिटर्न रिड्यूस हो गया और उसने सर 8% ही कमाया जो मार्केट रेट चल रहा है। तो सर हमारे पूरी डिस्कशन की समरी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट सर हम जब भी मार्केट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज फ्रॉम बॉन्ड, ये कैश फ्लोज फ्रॉम बॉन्ड होंगे क्या हमेशा? ये क्या होंगे कैश फ्लोज फ्रॉम बॉन्ड? दो ही चीजें होंगी सर, एक तो होगा जनाब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एट मार्केट रेट। ठीक है जी। दूसरा सर हमारे पास दूसरा की पॉइंट जो आपने समझाया सर वो क्या था?
इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट हमेशा बराबर होगा मार्केट रेट के एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। पक्का जी, ये याद रहेगा। हम सर बढ़ते हैं जनाब, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमने ब्रीफ सी एक समरी आपके सामने रखी है डेट मार्केट की, और हम देख रहे थे ट्रेडेड डेट। ट्रेडेड का मतलब है ए और बी आपस में ये बॉन्ड बेच सकते हैं, बीसी को बेच सकता है, सीडी को बेच सकता है, डिबेंचर्स ट्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए जी, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं अल्लाह का नाम लेके, और हम देखते हैं जनाब डेट से रिलेटेड एग्जाम में क्या सवाल हमसे वो पूछता है। सर जब आपको वो लॉन्ग टर्म डेट देगा ना, ट्रेडेड डेट, सवाल में ट्रेडेड डेट सिक्योरिटीज, तो वो आपसे दो ही चीज़ें पूछेगा, ठीक है जी। या वो आपसे पूछेगा कि मार्केट वैल्यू निकाल के दो डेट की, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपसे पूछेगा, ठीक है जी, और आपको कॉस्ट ऑफ डेट दे देगा, यानी मार्केट रेट देगा। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है मार्केट रेट, जिसको हम उर्दू जुबान में केडी कहते हैं। मार्केट रेट आपको देके कहेगा मार्केट वैल्यू निकाल के दो, या फिर आपसे क्या कहेगा, ये लो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये लो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है जी, आप एक काम करो, आप मुझे मार्केट रेट निकाल के दो, ठीक है जी। अब देखें ये दो चीज़ें हवा में, ठीक है जी। आपको जब तक इस पे एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा, मैं नंबर्स के साथ नहीं चलाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा। भैया याद रखना एग्जाम में या तो वो मार्केट वैल्यू मांगता है या मार्केट रेट मांगता है, या मार्केट वैल्यू मांगता है या मार्केट रेट मांगता है, इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ मांगता है, ठीक है जी। आज जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं पहले कुछ सवालों में, और फिर मार्केट वैल्यू रख के मार्केट रेट मालूम करते हैं। चलो जी, हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें फेस वैल्यू दी हुई है एक डेट सिक्योरिटी की, ठीक है जी, कूपन रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट भी दिया हुआ है। अब देखिए याद रखिएगा, एग्जाम में जो आपको डेट मिलेगा वो ऑलरेडी इशूड होगा, ऑलरेडी इशूड, यानी किसी जमाने में कंपनी ने ये बॉन्ड इशू किया है जिसकी रिमेनिंग टर्म जो है ना 3 साल रह गई है। फेस वैल्यू 100 है, कंपनी 10% के हिसाब से सूद दे रही है, लेकिन मार्केट में रेट 12% हो चुका है, ठीक है जी। और कंपनी आपको ये बता रही है कि जी एंड पे आपको 100 रुपए की अमाउंट मिलेगी। अब देखें आपको मालूम करनी है मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? सर मार्केट वैल्यू is the present value of all cash flows at market rate। मार्केट रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालें कैश फ्लोज की, हम इसको कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। आए जरा जनाब हमारे पास अब कैश फ्लोज निकाल रहा हूं मैं। कैश फ्लोज है कितने, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पे कंपनी पे करेगी सूद, तो इन्वेस्टर सूद कमाएगा कितने, 10 रुपए, 100 रुपए के बॉन्ड पे 10 रुपए और 10 रुपए। याद रखना एग्जाम में मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की निकालेंगे, उसी की बेसिस पे फिर हम टोटल मार्केट वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो डेटा ही एक बॉन्ड का दिया है, लेकिन एग्जाम में हर दफा आप इसी तरह ही काम करेंगे। अज्यूम करेंगे कि बॉन्ड की पार वैल्यू 100 रुपए है, और एक ही बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालते थे और फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पर भी एक ही बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकलेगी। सर प्रिंसिपल भी एंड में मिलेगा, या इसको हम कहते हैं जनाब रिडम्शन प्राइस। रिडम्शन प्राइस कितनी है सर हमारे पास एंड में, 100 रुपए। तो एज अ कंपनी 10 रुपए, 10 रुपए और 110 रुपए हम पे करेंगे और इन्वेस्टर रिसीव करेगा। अब इन्वेस्टर की ये टोटल कैश फ्लो जो है उसको मिलेंगे, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं मार्केट रेट से। मार्केट में सूद का रेट चल रहा है 12%। तो अगर मैं सर एक एक करके कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 10 डिवाइडेड बाय 1.12, 12% से अगर मैं इसको डिस्काउंट करता हूं सर, तो मेरे पास यह आता है 8.93, ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज द पावर 2, ये मेरे पास आता है सर 7.97, ऐसा जी। फिर 110 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज द पावर 3, ये मेरे पास आता है 78.3। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा जी इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूँगा 8.93, 7.97 प्लस 78.3, यह आता है सर मेरे पास एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू
ऑफ ₹100, ऐसा बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, सर उसकी मार्केट वैल्यू है कितनी जी? सर कितनी मार्केट वैल्यू है? सर ₹95.2, ऐसा। यानी हर बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है, उसकी मार्केट वैल्यू सर मार्केट में करंटली 95.2 चल रही है। और उसका सोल रीजन क्या है कि सर इस बॉन्ड का सूद का रेट कम है और मार्केट में इन्वेस्टर के पास सूद पे पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं। 12% का रेट मार्केट में अवेलेबल है, ये बॉन्ड सिर्फ 10% का सूद दे रहा है, तो सीधी सी बात है 100 से कम में बिकेगा। पूरी डिस्कशन की समरी, अगर आपको मार्केट रेट गिवन है और एग्जामिनर कहे कि जी मार्केट वैल्यू निकाल के दो, तो आपने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इस मार्केट रेट से निकालनी है, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। पक्का? बड़े एक स्टेप आगे चले जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम देखते हैं, विच इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इन वैक सर अपने पास हम छोटी सी हेडिंग डालेंगे जनाब, टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, इसको जरा सा देखिएगा। अज्यूम करें सर एक कंपनी है जिसकी सेल्स है से ₹400, सर इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है से ₹250। तो अगर कोई पूछे कि जी जीपी कितना है, तो मैं जवाब दूंगा जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सर ₹150 का, ऐसा 150, यही है। सर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कोई ₹50 के, सर हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹100 का है। अज्यूम कर रहे हैं सर हमारे पास कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो जाता है कितने का? 100 का। अब इस पर मैं पे कर रहा हूं टैक्स, अज्यूम करें जी हमारा टैक्स 30% है, तो 30% के हिसाब से मेरा ₹30 का टैक्स बनता है, और सर मेरे पास ₹70 का आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ ले, सीधा सीधा मैंने एक पीएनएल बनाया, डन। अब अज्यूम करेंगे जी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ₹20 का इंटरेस्ट होता। कितने का इंटरेस्ट होता? ₹20 का। तो क्या होता सर? सर सेल जैसे ही रहती, ₹250 यहां रहते हैं। अच्छा सीधी सी बात है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, यस सर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो ₹20 का इंटरेस्ट बुक करूंगा मैं भी, तो ₹70 का प्रॉफिट ₹20 से कम हो जाना चाहिए, ऐसे ही ना, यही सोच रहे होगे आप लोग। चले चेक करते जी, 50, सारा पीएनएल वैसे का वैसे ही जैसे बना था पहले, सर ₹100 का। अब मैं कह रहा हूं जी ₹20 का मेरा इंटरेस्ट, तो सर मेरे पास ₹80 का बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सर मेरे पास टैक्स 30% के हिसाब से ₹24 का, और मैं देखूं तो सर मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 56। ओ भाई ये क्या हो गया? मैंने तो ₹20 का इंटरेस्ट बुक किया था, होना तो ये चाहिए था कि मेरा प्रॉफिट ₹20 कम हो जाए, लेकिन मेरा प्रॉफिट ₹20 कम नहीं हुआ, बल्कि मेरा प्रॉफिट ₹14 कम हुआ। क्यों जी? ₹20 का एक्सपेंस बुक करने से प्रॉफिट में ₹14 का डिप क्यों आया? प्रॉफिट में तो ₹20 का डिप आना चाहिए था। नहीं सर ऐसा नहीं है, असल में हुआ ये कि इंटरेस्ट एक एक्सपेंस काउंट होता है जिसपे एफबीआर ने आपको टैक्स कम कर दिया, यानी आपने बजाय ₹100 का प्रॉफिट दिखाने के ₹80 का प्रॉफिट दिखाया, तो एफबीआर ने आपको ₹6 का टैक्स माफ कर दिया। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास ये ₹20 का एक्सपेंस और ₹6 की टैक्स सेविंग्स, मेरी नेट बोरिंग कॉस्ट हो गई ₹14, मेरी नेट बोरिंग कॉस्ट हो गई ₹14। इसका मतलब ये कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सूद पे करती है वो इफेक्टिवली अपना टैक्स बचाती है, ठीक है जी, तो उसकी बोरिंग कॉस्ट वो नहीं होती जो नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं और मैं बैंक को कहता हूं जी मुझे लोन चाहिए, बैंक कहता है जी इंटरेस्ट रेट है 12%, इस रेट पे आपको लोन मिलेगा, तो मैं कहूंगा मेरी सूद का रेट 12% नहीं है, 12% का सूद का रेट तो है, लेकिन सर मुझे इस पे 30% टैक्स सेविंग्स मिलेगी, क्योंकि मेरा टैक्स रेट कितना है 30, मेरी बोरिंग कॉस्ट थी 20, लेकिन मैंने इसको सर 70% खुद एब्जॉर्ब किया, ये कितने होगा जी ₹14। इसका मतलब ये कि आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो उसका 70% हिट आपको पड़ता है और 30% हिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पड़ता है, उसका टैक्स रिकवरी कम हो जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मुझे 12% रेट पे सूद पे जो है वो लोन मिलेगा, तो मेरी जेब से इफेक्टिवली इसका सिर्फ 70% यानी 8.4% ही जाएगा।
अगर कोई मुझसे पूछेगा जी 12% पे आप सूद पे करोगे, मैं कहूँगा हाँ सूद तो पे करूंगा 12%, लेकिन इस 12% का 30% मुझे टैक्स सेविंग्स के तौर पे अलाउ हो जाएगा, एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो अब बताएं आइंदा के बाद जो भी एग्जाम में आपको सवाल मिले उसमें सूद का रेट नजर आए, समझ जाना ये वो रेट है जिस रेट से कंपनी ने सूद नहीं पे करना, बल्कि इसके 70%, अगर टैक्स रेट 40% है तो 60% रेट कंपनी को आएगा। यानी कि अब मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं कि कंपनी का अगर बोरिंग रेट से 15% है तो कंपनी का इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रेट क्या होना चाहिए? हम कहेंगे जी 15%। अच्छा, टैक्स रेट अज्यूम करते हैं 30%, एग्जाम का टैक्स रेट जरा देख लीजिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 70% से। तो कोई मुझे कहेगा तो मैं कहूंगा जी मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट है 15 मल्टीप्लाई 0.7 इज 10.5%। ऐसा है तो आइंदा के बाद मेरे बच्चों जब भी मुझे बोरिंग कॉस्ट नजर आएगी तो इंटायर बोरिंग कॉस्ट मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि नेट ऑफ टैक्स बोरिंग कॉस्ट मुझे अफेक्ट करेगी। पक्का? ऐसे ही दोस्त, यस सर। तो अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे 15% क्या रेट है, मैं कहूंगा प्री टैक्स। वो कहेगा 10.5% क्या रेट है, मैं कहूंगा पोस्ट टैक्स। पक्का जी? डन है जी। अब एक रूल जहन में डालने सर कि जो कैश फ्लोज हैं उसकी आपने करनी है डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग के लिए आपको दो रेट्स गिवन होंगे पेपर में, या तो मे बी एक ही रेट गिवन हो, प्री टैक्स रेट भी गिवन होगा, पोस्ट टैक्स रेट भी गिवन होगा। ये मार्केट रेट्स की बात हो रही है, यानी अगर एक कंपनी आज अगर मार्केट से लोन लेने जाए तो उसको किस रेट पे लोन मिलेगा, दोनों रेट्स गिवन होंगे। हम कौन सा रेट यूज करेंगे? सीधी सी बात है सर, हम पोस्ट टैक्स रेट यूज करेंगे, क्योंकि कंपनी अगर आज भी बोरो करेगी तो इफेक्टिवली बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी, वो जो बोरोइंग कॉस्ट वो पे कर रही है, और सर जो टैक्स सेविंग्स नेट हो जाएगा तो इफेक्टिवली जो पे करेगी वो नेट ऑफ टैक्स बोरोइंग कॉस्ट पे करेगी। पक्का जी? अच्छा जी, जो मैं कह रहा हूं इसको समझने के लिए एक छोटी सी इलस्ट्रेशन हम देखते हैं जनाब। आए जरा दोस्त, चलो जी इस सवाल को हम देखते हैं जनाब। एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 10% है, मार्केट रेट पोस्ट टैक्स ही दिया हुआ एग्जामिनर ने 6%। इसका मतलब है अगर आज कंपनी बोरिंग करने जाए या आज कोई भी इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करने जाए, नेट ऑफ टैक्स 6% सर कंपनी की कॉस्ट है। ठीक है, अब 3 साल का टर्म है, 100 रुपए की रिडम्पशन प्राइस है, 30% का टैक्स रेट है। आपसे कहा जा रहा है मार्केट वैल्यू निकालें। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, अब बताएं जी अगर मैं कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, बताएं कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? इंटरेस्ट कॉस्ट हर साल 100 रुपए पे 10%, कितना? 10 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए। कंपनी जब ये 10 रुपए का सूद पे करेगी तो कंपनी अपना टैक्स भी बचाएगी। टैक्स सेविंग्स कितने जी? 30% का टैक्स रेट है, 3 रुपए का टैक्स सेव होगा 10 रुपए के एक्सपेंस की वजह से, 3 रुपए का और 3 रुपए का। याद रखिएगा आइंदा के बाद डेट की मार्केट वैल्यू मालूम करोगे, अगर इंटरेस्ट गिवन होगा तो टैक्स सेविंग साथ में लोगे। कंपनी 10 रुपए का सूद पे करेगी तो 3 रुपए का टैक्स भी बचाएगी, इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट कंपनी की 7 रुपए हो जाएगी। अब रिडम्पशन प्राइस एंड पे क्या मिलेगा इन्वेस्टर को सर? यहां पे क्या करेंगे? 100 रुपए। तो अब बताएं सर मेरे पास 7 रुपए, 7 रुपए और 107। मुझे बताया कैश फ्लोज कौन से? पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज है, तो इन पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी मैं पोस्ट टैक्स मार्केट रेट यूज करूंगा। ठीक है जी, याद रखना जैसे कैश फ्लोज वैसे मार्केट रेट, जैसे कैश फ्लोज वैसे मार्केट रेट। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, फिर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालूंगा ना तो जैसे कैश फ्लोज वैसा रेट। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा किस रेट से? 6% से। तो सर मैं पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 1.06, यह आता है मेरे पास 6.604। फिर मैं दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ सर, ये आती है मेरे पास 6.23। सर फिर 107 की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ,
ये आती है मेरे पास सर 89.84। अब इसका मतलब है इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू बनती है इन तीनों को ऐड करके यह आती है मेरे पास 102.67। ऐसा यह आ गई इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू। तो सर मैंने एक ट्रिक सीख ली, एक तरीका सीख लिया कि आइंदा के बाद मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लोज निकालनी है एट द रेट पोस्ट टैक्स मार्केट रेट। कैश फ्लोज को भी टैक्स सेविंग्स लेनी है और मार्केट रेट भी आज वो लेना है जो टैक्स नेट ऑफ टैक्स हो, यानी पोस्ट टैक्स हो। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इस 6% का मतलब क्या है? इस 6% का मतलब ये, अगर आज कंपनी लोन लेने जाए मार्केट से तो मार्केट में नेट ऑफ टैक्स रेट 6% है, यानी ग्रॉस रेट ऊपर होगा। ग्रॉस रेट कितना होगा? ऐसे हम अगर एस्टिमेट करें तो हमारा ग्रॉस रेट होगा 6 डिवाइडेड बाय 70%। ठीक है जी, ये होगा सर ग्रॉस रेट होगा कोई 8.57%। मैं 8.57% पे लोन ले तो लूंगा, लेकिन सर इंटरेस्ट पे करने की, टैक्स कम पे करने की वजह से मुझे इफेक्टिवली ये 6% ही नजर आएगा। तो आपने हमेशा जो कैश फ्लोज लेने पोस्ट टैक्स लेने, तो सर आपने प्रेजेंट वैल्यू भी किस रेट से निकालनी है? शाबाश, किस रेट से? पोस्ट टैक्स रेट से। पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू पोस्ट टैक्स रेट से लोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो बाबू, हमारे पास एक सवाल और आ गया। फेस वैल्यू 100 रुपए है, कूपन रेट ये हमेशा प्री टैक्स दिया होगा, ये जेन्युइन सूद का रेट होगा। सर मार्केट रेट पोस्ट टैक्स दिया हुआ है सर, 4 साल है, 105 रुपए रिडम्पशन है, यानी एंड पे आपको 100 की जगह 105 रुपए मिलेगा। ठीक है, 30% का सर हमारा टैक्स रेट है। अब बताएं सर, मैं मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूं। मेरे पास सर जो कैश फ्लोज आ रहे हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। प्यारे बच्चों, मेरे पास जो कैश फ्लोज हैं उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट, यानी कंपनी की कॉस्ट कितनी है जी, कंपनी कितना सूद पे करेगी? 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए और 12 रुपए। सर कंपनी का टैक्स सेव होगा तो कंपनी की कॉस्ट कम हो जाएगी। टैक्स सेविंग सर 12 इंटू 0.3 इंटू 0.3 36, 3.6 होगा गालिबन सर, 3.6 सर, 3.6 सर, 3.6 और 3.6। एंड में कंपनी क्या पे करेगी? रिडम्पशन प्राइस पे करेगी। कितनी? 100 रुपए वाले बॉन्ड के कंपनी पे करेगी रिडम्पशन प्राइस कितने की? 105। अब देखिए एक चीज जहन में आती है इंसान के कि 5 रुपए जो कंपनी ऊपर पे कर रही है ये भी तो सूद है। ऐसा होना चाहिए ना कि ये भी सूद है, इसके ऊपर भी क्या मिलनी चाहिए? टैक्स सेविंग्स। लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे कि रिडम्पशन पे कोई भी पैसे अगर एक्स्ट्रा पे किए गए तो उस पर कोई टैक्स सेविंग्स अलाउ नहीं होंगी। टैक्स सेविंग सिर्फ पीरियोडिक बेसिस पर जो इंटरेस्ट पे हो रहा है उसी में। तो सर पीरियोडिक इंटरेस्ट के अलावा और किसी चीज पे आपको टैक्स सेविंग्स नहीं मिलेंगी। तो याद रखिएगा, एक बॉन्ड पे अगर एंड पे प्रीमियम भी पे हो रहा है कोई टैक्स सेविंग्स नहीं। ठीक है जी, अब बचा क्या सर? 8.4, 8.4, 8.4 और 113.4। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 8% से, जो कि पोस्ट टैक्स रेट है। सर 8.4 डिवाइडेड बाय 1.08, सर ये आता है मेरे पास 7.78। ठीक है जी, फिर दूसरे वाले का सर मेरे पास 8% के डिस्काउंट रेट से 7.2, फिर मेरे पास है 6.68, 67 सॉरी, फिर 113.4 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज़ टू पावर 4, ये मेरे पास आता है सर 83.35। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि जी बॉन्ड का मार्केट वैल्यू क्या है, तो मैं जवाब दूंगा जी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है 7.78 प्लस 7.2 प्लस 6.67 प्लस 83.35। सर दिस सम्स अप टू 105 एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू इज रुपीज 105। ठीक है जी, देख लेंगे मेरे बच्चों, इसको मार्केट वैल्यू निकालने के हमने तरीके देख लिए, समरी हमारे सामने है, सारी चीजें हमने कवर कर ली। आफ्टर टैक्स कैश फ्लोस को पोस्ट टैक्स रेट से आपने डिस्काउंट करना है, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। ये मार्केट वैल्यू एक बॉन्ड की है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए। अब आपको एग्जाम में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए होंगे आपने इनसे मल्टीप्लाई करके
टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। याद रखिएगा, आपको टैक्स सेविंग सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक सूद पे मिलता है जो आप पे करते हो, और रिडम्पशन के ऊपर अगर आप कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ठीक है जी, या कम पे कर रहे हो, तो उस पर कोई टैक्स सेविंग्स और कोई टैक्स एक्सपेंस नहीं है। याद रखिएगा, एंड में आगे 100 की जगह 105 पे करो, 110 पे करो, इट विल नॉट बी काउंटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एफबीआर फॉर टैक्स। ठीक है जी, ये हमारी अजम्पशन रहेगी पूरे बीएफडी के कोर्स में, पूरे एमएफए के कोर्स में। ठीक है जी सर, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों केसेस में एक नॉर्मल केस देखा बगैर टैक्स के, फिर हमने टैक्स के साथ केसेस देखे। ठीक है जी, ये सारा मामला हमने देख लिया डेट का। अब हम सर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम मार्केट रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है और मार्केट रेट दिया हुआ है, अब आपको मार्केट वैल्यू दी हुई होगी और मार्केट रेट मालूम करना होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईआरआर, ये हम जरा डिस्कस करते हैं जनाब, आईआरआर का मतलब क्या है। ठीक है जी, अज्यूम करें सर ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है। इस बैंक से मैं एक लोन लेता हूं, अहमद रजा मीर, ठीक है जी। जो भी लोन लूंगा ये बैंक मुझे 10% पे 10% पे लोन देगा, 10% सूद का रेट है और लोन दे देगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने देखा जी एक प्रोजेक्ट है, एक फैक्ट्री लग रही है और उस फैक्ट्री में कुछ पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंस चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं जाता हूँ, ये मैं हूँ सर, मैं जाता हूँ इस फैक्ट्री में और पूछता हूँ जी कितने पैसे की ज़रूरत है। तो मुझे बताया जाता है जी पैसे की ज़रूरत है 1,000 रुपये की। कितने की? 1,000 रुपये के पैसे की ज़रूरत है। 1,000 रुपये आज दो, यानी ईयर जीरो पे 1,000 रुपये दो, और आपको 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 अगले 3 सालों में, ईयर 1, 2 और 3 में 500 500 और 200 रुपये, या 500 500 और 300 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है जी। अब मैंने देखा यार ये 1,000 रुपये अगर मैं दे दूं इस फैक्ट्री को, ठीक है जी, ये फैक्ट्री तो चलेगी लंबी, लेकिन मेरे पैसे 3 सालों में वापस कर देगी, और मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 500 500 और 300। अगर मैं 1,000 रुपये का लोन लेता हूं, अब मैं सोच रहा हूं भाई मैं लोन लूं तो कहां से लेके आऊं, ये पैसे कहां से लेके आऊं, इस फैक्ट्री को दूं और मैं 500 500 300 रुपये कमाऊं। पैसे तो है नहीं मेरे पास। मैं आया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक अगर मैं आपसे लोन लूं, आप मुझे किस रेट पे लोन दोगे? बैंक ने कहा मैं आपको लोन दूंगा 10% पे, आप लोन ले, आपने जो करना करे। मैंने कहा बैंक कितने का लोन दे सकते हो? बैंक ने कहा जो अमाउंट चाहिए बता देना, मैं दे दूंगा। अब मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है जी, मैं कौन हूं? इन्वेस्टर। बैंक कौन है? फाइनेंसर। बैंक का काम सिर्फ सूद पे पैसा लगाना है, बस। बैंक को अपना सूद चाहिए, बाकी भाड़ में गया सब। ठीक है जी। मैं इन्वेस्टर हूं, लोगों से पैसे, फाइनेंसर से पैसे लेके आगे इन्वेस्ट करता हूं, मेरा काम ये। डन। अब मैंने सोचा क्या इस प्रोजेक्ट में पैसे डाले जाएं या नहीं, और अगर पैसे 10% सूद पे अवेलेबल हो तो डाले जाएं या नहीं। तो सर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती है जनाब, आप एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाहिए, किसी फाइनेंसर से पैसे लेके उसको फाइनेंस करना चाहिए नहीं। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालने जा रहा हूं, ईयर कैश फ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी, एनपीवी निकाल रहा हूं। आज ईयर जीरो में मुझे 1,000 रुपया देना पड़ेगा, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 1,000 ही है, और सर मुझे 1, 2 और 3 सालों में जो पैसे मिलेंगे 500 500 और 300 रुपए मिलेंगे। इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं उसी रेट पे जिस रेट पे बैंक मुझे सूद पे पैसा दे रहा है। तो मैंने 500 डिवाइडेड बाय 1.1 किया 10% के रेट से, तो ये मेरे पास आया सर 454.5। फिर मैंने दोबारा सर 500 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, ये मेरे पास आता है सर 413.2। फिर सर मेरे पास 300 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3, सर ये मेरे पास आता है 225.4। अब मैंने इन सब को नेट किया तो सर 225.4 प्लस 413.2 प्लस 454.5 माइनस 1000, तो मुझे पता चला जी कि इस प्रोजेक्ट में 93.1 रुपीस का एनपीवी है। एनपीवी का मतलब यह है कि अहमद रजा साहब अगर बैंक से लोन लेके इस प्रोजेक्ट में डालेंगे
तो बैंक को सूद देने के बाद मेरी जेब में 93.1 रुपीज बचेगा। कितना बचेगा? 93.1 रुपीज बचेंगे बैंक को सूद देने के बाद। ठीक है जी। और चूंकि इसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये 93.1 का फायदा आज की टर्म्स में, अगर मैं बहैसियत इन्वेस्टर बैंक से लोन लेके इस प्रोजेक्ट में पैसे डाल दूं ना, तो बैंक को सूद देने के बाद मैं 93.1 रुपीज कमाऊंगा। समझ आती है बात? अब मैंने कहा ठीक है, मैं बैंक से लोन ले रहा हूं। मैंने बैंक से लोन लिया, पता है कितने का? मैंने बैंक से लोन लिया प्यारे भाई 1,000 रुपए प्रोजेक्ट के लिए, और 93.1 भी बैंक से ही ले लिया। मैंने कहा ये मैं आयाशी करूंगा, मेरा पैसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे 93.1 का फायदा है आज की टर्म्स में। व्हाट इफ के मैं बैंक से ये पैसा ले लूं और आयाशी करूं उसके ऊपर? तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन लिया 1093.1, इसमें 1000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए प्रोजेक्ट में, 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट कर दिए प्रोजेक्ट में, और 93.1 अपनी जेब में डाल दिए और अयाशी की। अब बताएं, बैंक से लोन कितने का लिया है? 1093.1। प्रोजेक्ट में डाले कितने? 1000, बाकी अपने जेब में ले गया मैं। अब बताएं, मैं बैंक को ओवर द पीरियड जो सूद पे करूंगा। अब बैंक कह रहा है जी मेरे पैसे आपने जो लिए हैं उस पे आपने मुझे अहमद रजा साहब सूद भी देना है, मेरा पैसा भी मुझे वापस करना है ओवर द पीरियड। ठीक है जी। अब बताओ बैंक का लोन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? बैंक का लोन कितना है? बैंक का लोन है 1093.1, जिसमें से 1000 रुपए मैंने प्रोजेक्ट को दिए, 93 रुपीज अपनी जेब में रख के अयाशी करने चला गया मैं। सर पहले साल के एंड में बैंक से मुझे कॉल आया, अहमद रजा साहब 10% के हिसाब से आपको 109.31 का सूद लग गया है। मैंने कहा अच्छा, मेरा जो लोन था वो बढ़ गया। अब मैं मोटरसाइकिल लेके सीधा गया फैक्ट्री पे, और मैंने फैक्ट्री से हस्बे वादा 500 रुपए का अमाउंट कलेक्ट किया और ला के बैंक को दे दिया। सर इसमें से मैं कुछ रखूंगा नहीं? नहीं, मैं तो शुरू में ही अपने पैसे खा चुका हूं ना। अब जो पैसा फैक्ट्री से आएगा मैं बैंक को देता जाऊंगा। अब बताया, मैंने बैंक को 500 रुपए दे दिए, तो बैंक कह रहे जी मेरा लोन था 1093.1 प्लस 109.31 और 500 रुपए मुझे मिल गए। तो मेरा लोन रह कितना गया? मेरा लोन रह गया, यानी बैंक का लोन रह गया 702.41। सेकेंड ईयर में 702.41 का अमाउंट था, 70.241 का सूद लगा। मुझे बैंक ने कॉल किया, भाई 702 रुपए का लोन पहले था, 70 रुपए का और सूद लग गया। मैंने कहा होने होने गया थे, होने होने आया। सर मैं 500 रुपए का दोबारा कैश फ्लो फैक्ट्री से लेके बैंक के पास पहुंचा और ये मैंने बैंक को दे दिया। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास बैंक का लोन कितना रह गया? बैंक का लोन कितना रह गया भाइयों, कितना रह गया? प्लस 70.241 माइनस 500। सर मेरे पास बैंक का लोन रह गया 272.65। अब तीसरे साल 272.65 पे सूद लगा 27.265, और बैंक से सॉरी प्रोजेक्ट से मैं 300 रुपए लेके आया और मैंने बैंक को दिए और मेरा लोन हो गया खत्म, खलास। 2-4 पैसे बचे होंगे, खलास। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे बच्चों मुझे बताओ बैंक ने कितना कमाया? बैंक ने कितना कमाया प्यारे भाई? बैंक ने कमाया अपना सूद, बैंक ने कमाया अपना सूद, इंटरेस्ट। बताएं इंटरेस्ट कितना कमाया बैंक ने टोटल? अगर मैं करूं 3 सालों में 109.31, 70.24 और 27.265, ये बनता है मेरे बच्चों मेरे पास ऑलमोस्ट 207 रुपए, ऑलमोस्ट 207 रुपए। बताएं जी, बताओ मेरे बच्चों मैंने क्या कमाया? मैंने कमाया 93.1, बैंक ने कमाया 207। तो कितने हो गए टोटल? कि टोटल कितने हो गए सर? 207 बैंक ने कमाया। ठीक है जी। सर मैंने 93 रुपीज कमाए, तो टोटल कमाई हम दोनों ने की 300 रुपए की, ऐसे ही है। और बैंक ने अपने 1000 रुपए देके वापस 1000 रुपए ले लिए और साथ में 207 रुपए का सूद भी लिया। 93 मैंने भी कमाए, तो इसका मतलब है बैंक ने 207 कमाए, मैंने 93 कमाए। ये किसने कमाए? ये फाइनेंसर ने कमाए। ये कितने कमाए? ये इन्वेस्टर ने कमाए। तो टोटल कमाई कितने की हुई? 300 रुपए की। और वाकई 300 रुपए की कमाई हुई। अगर तुम इन तीनों को नेट करो तो 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 500 500 300 कमाने का मतलब है नेट 300 रुपए एडिशनल है। अब बताएं सर मैंने किस रेट से इसको डिस्काउंट किया था?
10% से। व्हाट इफ के बैंक मुझे 11% पे ये देता, व्हाट इफ के बैंक मुझे लोन 11% पे देता, तो क्या होता सर? प्रेजेंट वैल्यू में निकालता किस रेट से? 11% से। देखें क्या होता, देखें क्या होता। 1000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 रुपए ही रहती, ठीक है जी। 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.11, ये हो जाता मेरे पास सर 450.4, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास दूसरे 500 का डिवाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज़ टू पावर 2, ये मेरे पास आ गया सर 405.8, ठीक है जी। और सर मेरे पास लास्ट ईयर 300 डिवाइडेड बाय 1.11 रेज़ टू पावर 3, ये आता है सर मेरे पास 219.3। अब बताएं जी, अगर मैं आपसे कमाऊं, अब मैं आपसे पूछूं कि 450.4 प्लस 405.8 प्लस 219.3 माइनस 1000, तो सर मेरे पास ये बनता है 75 रुपीज, 75.5। इसका मतलब है अगर आप रेट बढ़ाते जाएं, आप रेट बढ़ाते जाएं, फाइनेंसर का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टर के लिए कम से कम पैसा बचेगा। और अगर ये रेट और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ा दो कि एनपीवी 0 हो जाए, तो मैं कहूंगा सिर्फ फाइनेंसर ने कमाया, इन्वेस्टर ने कुछ नहीं कमाया। अब बताओ सर, वो रेट जिसपे फाइनेंसर ही सब कुछ कमाए, इन्वेस्टर कुछ ना कमाए, बैंक ही कमाए, इन्वेस्टर कुछ ना कमाए, वो रेट क्या कहलाएगा? वो रेट कहलाएगा आईआरआर। वो क्या कहलाएगा? आईआरआर। आईआरआर का मतलब, आईआरआर का मतलब वो रेट जिसपे एनपीवी क्या हो जाए, एनपीवी क्या हो जाए? 0 हो जाए, और कमाई सिर्फ किसकी हो? फाइनेंसर की हो, इन्वेस्टर की ना हो। ये बात समझ आती है? तो आईआरआर वो रेट होता है जो एक प्रोजेक्ट आपको दे रहा होता है। अगर मैं एक प्रोजेक्ट जिसको फाइनेंस कर रहा हूं 10% से, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इसमें इन्वेस्टर के लिए भी इनकम है। इस प्रोजेक्ट का जो रेट ये प्रोजेक्ट हमें देगा वो 10% से ज्यादा है। हम इसको फाइनेंस कर रहे हैं किस पे? 10% पे। ये प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न ऑफर कर रहा है, तभी तो इन्वेस्टर भी कमा रहा है। अगर मैं 11% पे डिस्काउंट करूं तब भी 75.5 पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। इसका मतलब है इन्वेस्टर भी कमा रहा है इसके अंदर। फाइनेंसर अपना सूद ले रहा है 11% और इसके बाद इन्वेस्टर कमा रहा है। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट ने जो रिटर्न हमें देना है वो 11% से भी ज्यादा है। अगर मैं सर इसको डिस्काउंट करूं ना 20% से, तो शायद फाइनेंसर ही कमाए, इन्वेस्टर कुछ भी ना कमाए। आईआरआर का मतलब क्या है? आईआरआर का मतलब ये प्रोजेक्ट हमें कितने परसेंट रिटर्न दे रहा है, हम इससे मांग कितना रहे? 10%। ये 10% से ज्यादा दे रहा है, तभी तो एनपीवी पॉजिटिव है, तभी तो फाइनेंसर के अलावा इन्वेस्टर भी कमा रहा है। अगर मैं इसकी 11% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो भी सर ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमें 11% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये फाइनेंसर के साथ साथ इन्वेस्टर भी कमा रहा है। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं एक ऐसे रेट से जिसपे एनपीवी 0 हो जाए, कैसे निकाल के दिखा? सर अगर मैं इन्हीं कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू अब निकालूं और किस रेट से निकालूं सर? मैं निकालूं तकरीबन इसको 15.66 से, ठीक है जी। ये मैंने कंप्यूटर से इसका आईआरआर निकाला है 15.66। अगर आप इस रेट से इसकी एनपीवी निकालें ना, तो ये निकलेगी जनाब 1000 प्रेजेंट वैल्यू। सर इस 500 की प्रेजेंट वैल्यू 15.66 से आएगी 432, 374, और आखिरी वाले की आएगी 194, और हमारे पास एनपीवी हो जाएगी 0। प्यारे भाई ये हिसाब किताब बनेगा। अब इसका मतलब है प्रोजेक्ट अगर 15.66% पे फाइनेंस किया जाए तो इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कमाएगा, इन्वेस्टर कुछ भी नहीं कमाएगा, इन्वेस्टर के पास कुछ भी नहीं जाएगा, सारा पैसा फाइनेंसर ले जाएगा। इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट रिटर्न ऑफर कर रहा है आईआरआर 15.66। तो आईआरआर है क्या? आईआरआर है क्या सर? आईआरआर वो रेट है, ठीक है जी, रेट विच इज ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट। यानी आप कोई भी एसेट खरीदें, अगर आप उसका आईआरआर निकालने, ये वो रेट होगा जो आपको मिलेगा एज अ फाइनेंसर, ठीक है जी। फाइनेंसर इस पे इतना पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर 0% कमाएगा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बॉन्ड था, अगर मैं ये 105 रुपए में खरीदूं, तो एज अ फाइनेंसर खरीदने वाला जो बंदा है जिससे बॉन्ड खरीदा है,
सर वो कितने परसेंट का रिटर्न कमाएगा? वो एग्जैक्ट 8% का रिटर्न कमाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये प्रेजेंट वैल्यू 8% पे निकाली गई है। ठीक है जी, 8% पे निकाली गई है। ये सारी ये प्रेजेंट वैल्यू एडअप करोगे 105 ही बनेगी। अगर एक बंदा 105 की खरीदे और प्रेजेंट वैल्यू 105 ही निकल रही है तो एनपीवी जीरो। इसका मतलब है वो रेट जिसपे एनपीवी जीरो हो जाती है वो आईआरआर है। ये वो रेट है जिसपे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट ऑफर क्या कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि एग्जाम में मुझे मार्केट वैल्यू गिवन हो, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू गिवन हो, और मुझे कैश फ्लोज गिवन हो बॉन्ड के, तो सर इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एक रेट से निकाली गई होगी, तब जाके मार्केट वैल्यू निकली होगी। ये कैश फ्लोज बॉन्ड के जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक रेट से निकाली गई होगी, तब जाके मार्केट वैल्यू पता चली होगी। और वो रेट कौन सा होता है? वो रेट सर मार्केट रेट होता है। क्या होता है जनाब? मार्केट रेट। तो एग्जाम में बाज औकात मार्केट वैल्यू आपको दे देगा, कैश फ्लोज दे देगा, मार्केट रेट आपको निकालना होगा। और मार्केट रेट हमेशा कैसे निकलेगा? आईआरआर निकाल के। कैसे निकलेगा? आईआरआर निकाल के। तो अगर एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू दे दे बॉन्ड्स की, कैश फ्लोज दे दे, और आपसे कहे कि भैया मार्केट रेट निकालो, तो मार्केट रेट क्या होगा सर? आपको उस बॉन्ड का आईआरआर निकालना पड़ेगा, और वो आईआरआर इफेक्टिवली वुड बी दी मार्केट रेट। ऐसा आए जरा कुछ सवालात करें जिसमें हम आईआरआर निकालें बॉन्ड का। ठीक है जी, चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हम आईआरआर कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया आईआरआर है क्या, वो रेट जिस पे फाइनेंसर ही कमाएगा, इन्वेस्टर कुछ नहीं कमाएगा। और दूसरा हमने ये देखा वो रेट जिस पे एनपीवी जीरो हो जाए, वो रेट जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ कि एक प्रोजेक्ट ऐसा हो कि जिसके कैश फ्लोज कुछ इस तरह हो। यार कैश फ्लोज सर ईयर 0 पे इस प्रोजेक्ट में 1000 रुपए डालना है हमने। ठीक है जी, फिर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 में हमें पैसे मिलेंगे 560, सर हमें पैसे मिलेंगे 460, और फिर हमें पैसे मिलेंगे जनाब 208। ठीक है, ये 3 कैश फ्लोज हमें मिलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है इसका आईआरआर निकालें। अब आईआरआर निकालने के लिए आपको करना यह है कि 2 रेट्स लेने हैं और 2 एनपीवीज निकालनी है। ठीक है, पहला रेट मैं हमेशा लिया करूंगा 10% आपके लेवल पर, इससे ज्यादा मैं कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। पहला रेट ले लो 10%, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1000 की प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही होगी सर। सर 560 डिवाइडेड बाय 1.1, सर ये मेरे पास आएगा 509। सर फिर मैं सर 460 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2, यह आएगा मेरे बच्चों मेरे पास 380.2। ठीक है जी, फिर मेरे पास सर 208 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 3, सर ये मेरे पास आएगा 156.3। सर मैं अगर एनपीवी निकालूं, एनपीवी 10% रेट से, तो -1000 प्लस 509 प्लस 380.2 प्लस 156.3, ये मेरे पास आता है सर 45.5 पॉजिटिव। 45.5 पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट 10% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। बड़े रेट पे इसकी एनपीवी जीरो होगी। तो अब हम एक काम करते हैं, एक और रेट ले लेते हैं। अब आप ये रेट कोई भी ले सकते हैं, 15% भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 20 तक भी जा सकते हैं। मैं 15% ले रहा हूं सर। मैं इसी प्रोजेक्ट को दोबारा डिस्काउंट कर रहा हूं 15% से। तो सर अगर मैं आपसे कहूं जी 15% पे एक प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो आप कहोगे जी इस 1000 की 15% पे वैल्यू 1000 ही है। फिर इस 560 की 560 डिवाइडेड बाय 1.15, ये मेरे पास आता है जनाब कोई 486.96। फिर जी सर मेरे पास 460 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू पावर 2, ये मेरे पास आता है मेरे बच्चों 347.83। फिर मेरे पास सर 208 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज़ टू पावर 3, ये मेरे पास आता है 136.76। अब अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं तो सर मेरे पास 1000 प्लस 486.96 प्लस 347.83 प्लस 136.76, ये मेरे पास सर एनपीवी आती है मेरे बच्चों 28.45 नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है जी, अब मैं आपको 2 मेथड सिखा रहा हूं सर आईआरआर निकालने की। एक मेथड है लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल
और एक मेथड है सर फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है जी सर, मैं पहले लॉजिकल मेथड आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है जी, मेथड 1, ठीक है जी, मेथड 1 कॉन्सेप्चुअल मेथड है सर। ये सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछें कि ये मेरे पास सर एक टाइमलाइन है। ठीक है, ये मेरे पास एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन का मतलब है वैल्यू लाइन कह लें। सर मैंने ना एनपीवी निकाली सर 10% पे, मेरी एनपीवी आई पॉजिटिव 45.5। अगर मैं रेट बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा, अगर एनपीवी निकालने के लिए रेट बढ़ाऊंगा तो सर रेट बढ़ाने से ये एनपीवी कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। मैं चाह रहा था मैं रेट इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं, इतना कम कर दूं कि क्या हो जाए, मैं रेट इतना कम कर दूं, रेट इतना कम कर दूं कि सर ये एनपीवी 0 हो जाए। लेकिन सर मैंने रेट गलती से इतना कम कर दिया, सॉरी रेट इतना बढ़ा दूं कि एनपीवी 0 हो जाए। सर 10% से रेट इतना बढ़ाऊं, ऐसा ऐसा रेट बढ़ाऊं तो सर प्रेजेंट वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि बड़े रेट से डिस्काउंट करने से कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। मैं चाह रहा हूं मैं 10% से रेट बढ़ाऊं, मैंने रेट 15% किया, एनपीवी 0 होने की जगह सर नेगेटिव हो गई 28.45। चलो जी, ये तो बड़ा मसला हो गया। इसका मतलब है सर आपने 5% रेट बढ़ाया, आपने 5% रेट बढ़ाया, क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन रेट। सर मेरे रेट के कितने यूनिट चेंज किए, 5, जिससे क्या हुआ सर मेरे पास चेंज इन एनपीवी। एनपीवी कितनी चेंज हुई सर, एनपीवी पॉजिटिव 45.5 से होते हुए नेगेटिव 28.45 पे पहुंच गई। तो इसका मतलब है सर 45.5 प्लस 28.45, अगर मैं इनको ऐड अप करता हूं तो सर ये आता है 73.95। इसका मतलब है 5% रेट बढ़ाया, एनपीवी सर 73 रुपए गिर गई, ऑलमोस्ट 74 रुपए गिर गई। रेट बढ़ा देने से कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू छोटी हो जाती है, एनपीवी कम हो जाती है। हमने एनपीवी को 45 से 0 पे लेके जाना था, हमने रेट इतना बढ़ा दिया कि वो 45 से नेगेटिव में चली गई। अब क्या करें जी, अब क्या करें सर, अब एक रेट ढूंढते हैं, अज्यूम करते हैं कि एनपीवी और रेट के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है। बताओ 5 यूनिट रेट चेंज करने से एनपीवी में इतना चेंज आया 73.95। तो ये बता सकते हो 1% चेंज इन रेट would reduce NPV by 73.95 divided by 5। मुझे बताएं सर, सर ये मेरे पास आता है 14.79। इसका मतलब है 1% रेट चेंज करने से एनपीवी 14.79% चेंज हो जाती है। तो अगर मैं यहां 10 से 11 पे आता, यहां मैं 10 से 11 पे आता तो सर ये एनपीवी 14 रुपए नीचे आती, 14 रुपए 69 पैसे। अगर मैं 12% पे आता तो ये और नीचे आती, और अगर मैं 13% पे आता तो ये और नीचे आती। तो मुझे इस 45 को 0 तक लेके जाना है, तो मुझे बताओ मैं 45.5 को अगर 0 तक लेके जाना चाह रहा हूं और 1% रेट चेंज करने से सर 14.79 रुपीज की एनपीवी गिरती है, तो सर मेरे पास इसका मतलब है रेट चेंज होना चाहिए सर कोई 3%, 3.07 ऐसा। इसका मतलब है भैया आप अपना रेट 10% से बढ़ाएं, 10% से बढ़ाएं, 10% से बढ़ाएं और 13% पे ले जाएं। 13% पे लगभग 13.07% पे एनपीवी 0 हो जाएगी, 13.07% पे एनपीवी 0 हो जाएगी। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा, हमने 2 रेट्स लिए, हमने दोनों रेट से एनपीवी निकाली, एक से पॉजिटिव निकली, एक से नेगेटिव निकली। ये मैंने इंश्योर किया कि एक से पॉजिटिव आए, एक से नेगेटिव आए। इसका मतलब है मेरा आईआरआर इज समवेयर बिटवीन 10% एंड 15%। फिर मैंने देखा जनाब मेरे पास 5% रेट चेंज करने से अगर एनपीवी में 74 रुपए का चेंज आया है तो लगभग 14.8 रुपए का चेंज आ रहा है 1% रेट चेंज करने से। तो अगर मुझे 45 से 0 पे जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए सर, सर मैं 45 डिवाइड बाय 14.79 करता हूं तो मुझे पता चलता है मुझे 3.07% आगे जाना है ताकि एनपीवी 0 हो जाए। ऐसे भी कर सकता था मैं कि मेरे पास ये जो अमाउंट है 28.45, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं सर 14.79 से, तो सर मेरे पास 28.45 डिवाइडेड बाय 14.79, तो ये मेरे पास आता है सर 1.93 के % के करीब। यानी लगभग आप
15% से पीछे आ जाए 1.9% तो लगभग 13% बन जाता है। तो सर 13% वो रेट है जिसपे एनपीवी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। 13% वो रेट है जिसपे एनपीवी जीरो हो जाएगी। 13% क्या रेट है, आईआरआर। अब बताएं, ये एक तरीका है सर, क्या आप पहले काम करें, एक पॉजिटिव एनपीवी निकालें, ठीक है जी, छोटे रेट से पॉजिटिव निकली तो बड़ा रेट ले लें, फिर उससे नेगेटिव आ जाएगी। फिर ये चेक करें कि जी हमारे रेट चेंज कितना है परसेंट में, हमारा एनपीवी कितना चेंज है, इससे यूनिट चेंज निकाल लें। 1% एनपीवी, 1% रेट चेंज होने से एनपीवी में कितना चेंज आ रहा है। फिर आप देखें, आपको यहां से अगर जीरो पे आना है तो 45.5 को इससे डिवाइड कर दें, और अगर आपने यहां से जीरो पे आना है तो सर 28.45 से डिवाइड कर दें। जो परसेंटेज निकले आप अकॉर्डिंगली उसको या तो 10% में ऐड कर दें, या आप सर 15.15% से, अगर आप इस तरफ से यहां आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं तो माइनस कर दें, और ऐसे आगे जा रहे हैं तो प्लस कर दें। बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे किस रेट पे एनपीवी जीरो हो रहा है, किस रेट के ऊपर एनपीवी जीरो हो रही है, ऐसा। अब बताएं, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, एक पॉजिटिव एनपीवी, एक नेगेटिव एनपीवी, दोनों का डिफरेंस दिया। देखा कि जी मेरे पास 5% रेट चेंज करने से एनपीवी कितनी चेंज हो रही है, 1% रेट चेंज करने से एनपीवी कितनी चेंज होगी, ये निकाल ली। अब मैंने सर 45.5 को 14.79 से डिवाइड करके ये मालूम कर लिया कि 10% से मुझे कितना आगे जाना है, या 15% से कितना पीछे आना है। ये मेथड 1 है। सर मेथड 2 इज वे टू इजी। मेथड 2 एक फंक्शन है और हमने एग्जाम में मेथड 2 ही यूज करना है, ठीक है। फंक्शन क्या है जी, ए प्लस बड़ा ए माइनस बड़ा बी, बी माइनस ए, ठीक है जी। यहां पर प्लस है, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है जी, ये देख लीजिएगा बस, ठीक है। अब ये फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। सर ये ए क्या है, ए इज दी छोटा रेट ए है, ठीक है जी, और उसकी एनपीवी, ठीक है जी। बी से बड़ा रेट और कैपिटल बी उसकी एनपीवी, ऐसा। अब बताएं जी, हमारी ए है छोटा रेट 10% प्लस इसकी एनपीवी 45.5 है पॉजिटिव, सर फिर 45.5 माइनस दूसरी वाली एनपीवी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय बी कितना है जी, बी कितना है मेरे पास 15% माइनस 10%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आईआरआर मिलेगा 13.07%, ऐसा। तो अब बताएं सर, हमारे पास आईआरआर कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स क्या होंगे, एक होगा जनाब फाइंड वन पॉजिटिव एनपीवी at a certain rate, find a negative NPV at a certain rate, ठीक है जी, अप्लाई IRR फंक्शन, ऐसा। वेयर छोटा रेट इज स्मॉलर रेट, NPV at स्मॉलर रेट, ठीक है जी। बी हायर रेट, बी NPV at हायर रेट। ये एनपीवी नेगेटिव होगी, सॉरी ये एनपीवी पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली, नीचे वाली नेगेटिव होगी। पॉजिटिव एनपीवी बड़े रेट से हमेशा क्या निकलेगी, नेगेटिव एनपीवी, ठीक है जी। और इसको फंक्शन में डाल के आपने क्या करना है, आईआरआर कैलकुलेट कर लेना है, पक्का जी। सर हम यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हम बॉन्ड्स की मार्केट रेट निकालना सीखेंगे आईआरआर के थ्रू। यहाँ तक हम रखते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।